दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। तीसरे चरण का मतदान कल है और तीसरे चरण के मतदान के साथ ही देश के एक बहुत ही कद्दावर नेता जो कि अगले 5 साल के भविष्य की प्लानिंग में लगे हैं, उनके लिए चिंता इस बात की है इस वक्त कि वो उत्तर प्रदेश में क्या करिश्मा दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में कई सीटों का मतदान है कल और कुछ खास सीटों का मतदान है। उस वक्त में उन्होंने कुछ और तैयारी भी कर ली है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के सामने वो टिकेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ के सामने से भाग जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ, सीधा बताती हूँ ना ज्यादा घुमाकर, अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से चुनावी तैयारी में इस वक्त अपने कौन से गणित का इस्तेमाल करेंगे, खास तौर से अगर बात की जाए कल तीसरे चरण के चुनाव को लेकर। आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त वाहिद जी, और वाहिद जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैनेजिंग एडिटर हैं 4 टीवी न्यूज के, हमारे साथ अक्सर कुछ खास पहलुओं को, अंदर की जानकारी को लेकर साथ में जुड़ते हैं और कितनी डिस्क्रिप्शन के साथ आप बताते हैं। कई मुद्दों के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें समझ में आ जाती है कि आखिरकार ये कहानी क्या है। मैं ये जानना चाह रही हूँ आई जी, यहाँ पर ये कहानी क्या है। कई बार से सुनते आ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उनके बीच में टसल चलती रहती है, लेकिन तीसरे चरण से इसका क्या लेना देना। नहीं, तीसरे चरण से तो ज्यादा सीधा लेना देना हो गया है। देखिए, दो चरण के जो सिचुएशन थी विनीता जी के, दो चरण में आखिर क्या हुआ। दो चरण में तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो मत प्रतिशत है वो कम रहा। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले और संघ के भी नहीं निकले। कोई कुछ भी कहता रहे, जो कड़वी सच्चाई है हम उस पर बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि कहीं न कहीं जो अमित शाह की जो रणनीति है उसमें ये उनको समझ में आ रहा है कि शायद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। यानी कि वो किसी भी सूरत में हार को जीत में या जीत के को और बड़ी जीत में जो है वो तब्दील कर दें। पर ऐसा ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा। ज़मीन पर प्रशासन का रवैया बिल्कुल न्यूट्रल है, चीज़ें बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है वो अलग बात है, मगर जो स्टेट प्रशासन है और जो बेसिकली जो अमले भेजे जाते हैं, चूँकि उनको भी स्टेट प्रशासन के साथ मिलकर ही काम करना होता है, वो अलग बात है कि वो अंडर कंट्रोल होते हैं चुनाव आयोग के। यहाँ उसके बावजूद जो खेल होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब लेकर चिंतित हो गए। बड़ी सीधी-सी बात ये है विनीता जी कि अगर हम ये देखते हैं कि 303 से ज़्यादा सीटें जीतने की गुंजाइश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी मंथन करने के बाद एक बात कही, जिसे कहा अब की बार 400 पार। यानी कि लोगों को ये एक तासुर देने की कोशिश की कि हम इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे कि लोग अगर कम से कम भी आंकेंगे तो कम से कम उसे हमारी जीत में तो मानेंगे ही। यानी 272 पार तो मानेंगे ही। भले ही अगर हम 400 पार कहेंगे तो फैसला जनता अपने दिमाग में ये कर पाएगी कि, और बहस भी चुनाव से पहले ये थी कि 400 आएँगे कि नहीं आएँगे। हार-जीत का तो मुद्दा ही खत्म हो गया था। हर ज़बान पर हर पत्रकार यही बात कर रहा था कि 400 पार आएँगे कि नहीं आएँगे। अब मुद्दा ये हो गया है कि सरकार बना पाएँगे कि नहीं बना पाएँगे। ऐसी सूरत में 303, इसमें हमने साउथ की हालात देखी है, हमने बंगाल की बात की है। बंगाल की सिचुएशन हमने कल बताई थी कि किस तरीके की बंगाल में सिचुएशन है। यानी वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा लॉस है। इसके बावजूद जो है अगर हम 2-2 4-4 सीटों को जहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, वो देखते हैं तो ये तकरीबन 35 के करीब जो है, अगर हमको सीटें कम होती हुई नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि 272 के नीचे भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। अब ऐसे में सूरत-ए-हाल क्या होती है कि ये चिंता का विषय बन जाती है कि अगर यूपी में जिस तरह के से ठाकुर लॉबी तो नाराज़ रही है, जाट लॉबी का भी जो है बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ नहीं है, उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया है या फिर वोट डलने नहीं आया है। इस रूप में मुकाबला बहुत ही ज़्यादा हर सीट पे टक्कर का ज़रूर है, बल्कि कुछ चीज़ों पे मैं कहूँ कि टक्कर का भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कैलकुलेशन है वो बहुत पीछे नज़र आ रही है हमको, जो जो ज़मीन पर हम देख रहे हैं। मुद्दा ये है कि अगर अगर ऐसा होता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो साथ नहीं देते हैं, तो फिर वो गुस्से में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के या अमित शाह जी जो हैं, खबरें तो आ भी नरेंद्र रही है मोदी कि वो साथ नरेंद्र उतना मोदी दे के नहीं रहे हैं चाणक्य माने उन्होंने। जाते हैं।
हाँ भाई, खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने प्रशासन को पूरी खुली छूट दी हुई है कि भाई आप अपने तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराइए, और कोई ये खास ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए। ब्रीफिंग तो है, ये ब्रीफिंग अब, है, हाँ ये बाकायदा ब्रीफिंग है और वैसा ही प्रशासन बिहेव कर रहा है और बड़े आजिजी के साथ जो है वेलकम कहता है वोटर्स को। वो रामपुर वाला चुनाव हमको नहीं दिख रहा है कि एक पक्ष को जो है वो वोट डालने के लिए निकल नहीं दिया गया, प्रशासन उनके कागज चेक कर रहा था, उनके सिस्टम चेक कर रहा था, इस तरीके से उनका वोट प्रतिशत घटा के एक मतलब जब जीतने पे आती है कोई सरकार तो जीत ही लेती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर अगरचे योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करती है और अमित शाह जी का और योगी जी का मतभेद खुलकर और बड़ा हो जाता है और बड़ा इस महीने में भी हो जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो सूरत हाल है आज की तारीख में वो ये है विनीता जी कि एक बात बिल्कुल सत्ता के गलियारों में तेजी से दौड़ रही है, रिपोर्टिंग दूसरे मीडिया पे भी हो रही है कि राजा भैया को आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा रिप्लेस करने की और एक जो है चेहरा बनाने की कोशिश जो है वो अमित शाह जी एक गेम के तौर पर कर चुके हैं, जहां पर ठाकुरों को ये लगे कि अगर योगी नहीं है तो राजा भैया जो है वो उनका एक चेहरा हो सकते हैं। और जो हमारा राजा भैया नौजवान और योगी आदित्यनाथ में लेकिन बहुत फर्क भी तो है ना सर। इस तरह से वो करेंगे और लोग मान लेंगे ऐसा तो नहीं चलेगा। योगी नहीं आदित्यनाथ नहीं जेल गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्रांति के चलते जेल गए हैं, कई मुकदमे उन पर रहे हैं, लेकिन राजा भैया की तरह मुकदमे नहीं रहे हैं। राजा भैया के तो हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रहे हैं, उनकी बीवी आरोप लगा रही है ये बाहर में जाते थे और ये वो। राजा भैया खुद इतनी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं कि उनको बीजेपी के अलावा बाकी लोग सहयोगी दल बनाने में भी थोड़ा सा हिचकते हैं, आपको पता है। लेकिन आपकी बात ऐसे में यो गृह आपकी बात मंत्री बिल्कुल अमित सही। शाह इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं उन पर? नहीं नहीं, ट्रस्ट करने के अलावा क्या है? क्या राजनाथ सिंह को जो है जिस तरीके से बैकफुट पर रखा गया पिछले 10 सालों के अंदर, क्या राजनाथ सिंह के ऊपर जो है वो ठाकुर लॉबी लौटकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी? आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस दी हैं और जिस तरह अनमना ढंग दिखाया है और जिस तरीके का मतभेद जो है वो केंद्र सरकार और योगी सरकार के बीच में दिखाई दिया है, खासतौर से योगी के बीच में दिखाई दिया है, उस कंडीशन को क्या ठाकुर लॉबी समझ नहीं रही है? तो सवाल ये है कि वो राजा भैया को लाके ये आखिरी दांव और आखिरी कोशिशें किस तरह की हो रही है, इस पर ये बात इसलिए करना जरूरी हो जाता है कि वो किसी तरीके से जो जीत के आने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो कैंडिडेट ज्यादातर आदित्यनाथ जी की जो अपने लोग हैं, हालांकि उनके लोग बहुत कम छोड़े गए हैं, टिकट नहीं दिए गए हैं, जितने लोग हैं वो ज्यादा जीत के आने वाले हैं। और जो केंद्र की लॉबी है या उसे गुजरात लॉबी भी कई बार कहते हैं लोग बाग, कई पत्रकार, तो वो उनके कैंडिडेट्स यहाँ जीत, मुझे लगता नहीं है। किसानों की नाराजगी खत्म नहीं है, लोग अपना मन नहीं बदल पा रहे हैं कि वो किस तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन करते करते इनको वोट दे देंगे। योगी जी ने अपने स्तर पर कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स किया नहीं है, क्योंकि ये लोग जो योगी की को एक धार्मिक नेता भी मानते हैं और अच्छी प्रशासन नीति को यूपी में अपनाने वाला भी मानता है। जो भी प्लस पॉइंट है यूपी के अंदर वो योगी का है। इस वक्त मोदी जी और अमित शाह का कुछ नहीं बचा है वोटर के मन में। जो डायरेक्ट जो है मोदी जी को की जो भक्ति थी वो लगभग रोटियों के बदले वो खत्म हो चुकी है। और जो वो 5 किलो आटे वाली बात है ना, ये बात लोग विनीता जी अच्छे से समझ रहे हैं कि 10 साल के बाद हमारे देश का रोजगार ऊपर करने के बजाय, हमारी मनरेगा की पोजीशन बढ़ाने के बजाय, हमारी जो कार्यकर्ती हैं उनको ऊपर लाने के बजाय आपने क्या किया है कि इस देश को और हम लोगों को 5 किलो आटे का भिखारी बना के छोड़ दिया है। ये आम आदमी जो 5 किलो आटा खा रहा है उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि आपने हमारे लिए रोजगार पैदा नहीं किया, हमारे बच्चों का फ्यूचर पैदा नहीं किया और आपने हमको देश की मैक्सिमम जनसंख्या को 5 किलो अनाज का भिखारी बना के छोड़ दिया है। ये बात बैकफायर कर रही है, ये बूथों तक नहीं ला रही है। अब वो 5 किलो लेने से मना नहीं करेंगे, उसके लिए थैंक्स कहने से भी मना नहीं करेंगे, मगर वो ये भी समझ रहे हैं कि उनकी आने वाली नस्ल भी अगर 5 किलो आटे पे ज़िंदगी गुज़ारेगी, तो ये देश तो भिखारी होने से कौन बचा लेगा? क्या ये देश फिर जब देश का माल खत्म हो जाएगा, तो विदेशों में भीख माँगने का काम करेगा? तो बड़ी सीधी-सी बात है, जो बात इन्होंने केजरीवाल को लेकर बड़ी प्रचारित की थी, फ्री में ये, फ्री में वो केजरीवाल को जो इन्होंने पूरा प्रचार किया था उसके अगेंस्ट, वो इन्हीं के कार्यकर्ताओं को, इन्हीं के भक्तों को अच्छी तरह याद है। अब ये फैसला नहीं कर पा रहे।
जैसे जाट भाई फैसला नहीं कर पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो आंदोलन करने के लिए बैठे, आज अचानक जयंत चला गया तो हम सारी की सारी बातें भूल जाए कि लट कितने का है, कीले कैसी हुई, पुलिस ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, भूल जाए, नहीं बोल रहे। यहाँ ये तो बात माफ करना विनीता जी, ये तो सिचुएशन है जमीनी जो वोटर्स की है। और यूपी की बात मैं करूं कि पूरे देश में आप मध्य प्रदेश जीत ले, आप गुजरात जीत ले, अगर यूपी की जो सिचुएशन अभी है और इस चरण में, हालांकि पहले से ही इस इलाके को लीड करती है समाजवादी पार्टी, और ये तो जो जो इनमें से भी कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से में ली थी, आज इस बार तो वहां पर अंधेरा नजर आ रहा है। और अगर ये चरण यूपी में हार जाते हैं तो सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि एनडीए के साथ ही सरकार बनाई जा सकती है और एनडीए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक आखिरी गेम जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे अमित शाह जी, और वो ये होगा कि बाय हुक बाय क्रुक, जिस तरीके से आज गुजरात से किसी कैंडिडेट की वीडियो वायरल हो रही है कि उसको जबरदस्ती बिठा दिया गया है, और जीतने के बाद जिस तरीके से हमने देखे हैं जहाज उड़ते हुए, मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहीं पर कैद करते हुए, फिर उसके बाद जिस तरह आज केजरीवाल पे एक और नया बम फोड़ दिया गया है एनआईए द्वारा, ये सारी जो थ्रेट पॉलिसी है, इस थ्रेट पॉलिसी के तरीके से वो किस किस को ला सकते हैं, ये सिचुएशन जो है वो इस गेम को प्लान करेंगी, और वो मगर ये सब बैकफायर कर जाएंगी। ये गेम भी सक्सेस इस मायने में नहीं होगा वनिता जी, कि बड़ी सीधी सी बात ये होती है कि चाहे वो जो भी अलाई हैं एनडीए के, चाहे चंद्रबाबू नायडू है, चाहे वो बिहार में जिस तरीके से अपनी ही भविष्य को खतरे में देखते हुए नीतीश कुमार जो है एक अजीब असमंजस में फंस चुका है, ये तमाम चाहे केसीआर हैं जो चुनाव से पहले सब इनके साथ एक डील बनाए हुए थे, अब वो पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में अमित शाह को और मोदी जी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ये स्पष्ट है। और अमित शाह जी और मोदी जी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं इस वीडियो में, उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके खुद के नेता भी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ से अमित शाह इस तरह से वन ऑन वन कर रहे हैं, तो यानी हाँ बीजेपी में खुद कई ऐसे नेता हैं जिसकी अक्सर चर्चा होती है कि वो इस वक्त इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन बर्दाश्त नहीं करने के अलावा खुलकर बोलने वाली कोई इमेज पर्सनालिटी भी उन्होंने खुद की क्रिएट नहीं की है। तो वो भी नहीं जो मेरे जो ख्याल से गाने ही इस वक्त चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर वापस आए तो क्या करेंगे सिचुएशन में। तो फिर ये किस तरह के नेता हुए? एक बात आपको बताता हूँ, देखिए विनीता जी, जो हम समझ पा रहे हैं, जो हमारी बातचीत होती है या हम उनकी साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, वो क्या है? हम साइकोलॉजी को कुछ इस तरह से समझ पाते हैं कि ये तमाम लोग डरे हुए हैं कि कहीं न कहीं मशीन का गेम ना हो जाए, कहीं न कहीं जो है एजेंसीज़ का इस्तेमाल ना हो जाए। आखिरी वक़्त तक जब तक एक तरफ़ा चीज़ें क्लियर ना हो जाएँ ज़मीन पे, तब तक जो है कोई भी खुलकर सामने ना आए। मेरा तो उल्टा मानना ये अब लग रहा है मुझे कि तीसरा चरण जब कल शाम को समाप्त होगा, तो जो मीडिया पूरी तरह से मोदी जी के फ़ेवर में खड़ा हुआ नज़र आता था, उसमें से तकरीबन 40% जो है वो अपना मूड चेंज कर लेगा, और चौथे चरण तक जो है सिर्फ़ वो चैनल बचेंगे जो उन्हीं की अपनी कंपनियों, उनके अपने जो लोग हैं जिन पर उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यही 2 लोग हैं और उन्हीं 2 लोगों के सबसे ज़्यादा चैनल हैं। तो वो चैनल तो ज़रूर जो है वो साथ खड़े हुए नज़र आएँगे आखिरी साँस तक, मगर बाकी सब जो है मुझे लगता है कल शाम के बाद रास्ता बदल लेंगे। उसकी एक सिचुएशन जो है और भी है, उसे भी हमें याद रखना चाहिए कि जो सीटें कम हो रही हैं, वो यूपी में और भी कम हो रही हैं, तो एनडीए की मिलाकर भी अमित शाह और मोदी जी सरकार नहीं बना पाएँगे। आखिरी गेम थ्रेट पॉलिसी है। ये थ्रेट पॉलिसी काम इसलिए नहीं आएगी जब तक, क्योंकि चुनाव होने तक विशेष चुनाव आयोग मौजूद है और उसके हाथ में कमान मौजूद है। मगर जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो ये कमान उसके हाथ से वापस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो सरकार बनवाने में जिनका रोल होता है, किरदार होता है, उन अधिकारियों के हाथ में डायरेक्ट पावर जो है शिफ्ट हो जाएगी, और ऐसी सूरत में अमित शाह जी उन सबको हैंडल कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बात उनको ख्वाब-ओ-ख़याल से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, अंडर करंट जो हम महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा है कि इस देश में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, खुद भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो या वो कोई संगठन हो,
खास तौर से दो लोगों को, सिर्फ दो लोगों की सत्ता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक कड़वी हकीकत है। वो एक अलग बात है कि देश की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम विपक्षी पार्टियां और देश की कुछ जनता या ज्यादातर जनता जो सोच रही है, ये सब इस गेम को जीतने जा रहे हैं, या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी अकेले इस देश को हरा पाएंगे, ये शायद आपको देखना पड़ेगा और इसका तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि इस वक्त अमित शाह के लिए आखिरी दाव होगा या आखिरी खेल उनका बड़ा है, तो इसे आखिरी क्यों कहा जा रहा है या इस तरह की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये भी दर्शकों को हमें समझाना जरूरी है। इसे आखिरी क्यों कहा जाए? देखिए, मैं आखिरी इसको, इस दांव को आखिरी इस मायने में समझ रहा हूँ कि देखिए, जो मैंने अभी कहा है कि चुनाव आयोग के हाथ से भी शायद वो चीजें चली जाएंगी और जो ताकत है वो हाथ से चली जाएगी, तो उससे पहले पहले अगर तीसरे चरण के समाप्त होने से पहले पहले अमित शाह जी इन सब चीजों को कंट्रोल करके अपनी वो सीटें रिकवर कर लेते हैं इस चरण में यूपी में, अगर अखिलेश यादव से ये सीटें जो है छीन ली जाती है समाजवादी पार्टी से, तो ही वो आगे स्ट्रगल करने के लायक बचेंगे, वरना ये चुनाव समाप्त होने के बाद शाम को वोटिंग परसेंट के बाद लोगों को पता चल जाता है कौन जीता कौन हारा। उसके बाद शासन प्रशासन जिस तरह से अपनी आंखें बदलेगा, शायद अमित शाह जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ये आपका मीडिया भी जिस तरह से आंखें बदलेगा, वो कल का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब ने एक एक सीट का कैलकुलेशन लगा रखा है। सब लोग जानते हैं कि 40 सीट इनकी नीचे आई, देखिए बढ़ने का गुंजाइश तो कहीं से थी ही नहीं, और 40 सीटें अगर सबको स्पष्ट तौर पे नीचे दिखाई देंगी, तो ये शासन और प्रशासन को हम अच्छे से जानते हैं, और मीडिया के चरित्र को भी हमने बहुत अच्छे से समझा भी, जाना भी है और देखा भी है कि जो कुछ डायरेक्ट मालिकों के हाथ में नहीं है, खास पार्टी के मालिकों के हाथ में नहीं है, वो सबकी भाषाएं कल शाम से बदलना जी शुरू जी, हो जाएंगी, क्योंकि आगे इस देश में उनको भी इसी मुद्दे पर चर्चा हम आपके साथ कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और इसको लेकर कुछ जानकारियां भी सामने आ रही है। मैं चाहूंगी कि वो जानकारियों पर भी हम एक बार चर्चा जरूर करेंगे, जी कि सोशल मीडिया पर लोगों को वो जानकारी मिलती है जो टीवी चैनल्स अक्सर उस स्वतंत्रता का जिसे कहते हैं फायदा उठाते हुए नहीं दे सकते हैं। तो फायदा मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि ये एक अच्छी चीज है जो सोशल मीडिया को मिल रही है और टीवी को नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई जी, इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।